हाँ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो संविधान है आपका, और इसकी प्रस्तावना के विषय में। तो जो संविधान है हमारा, सबसे पहले कि किसी भी देश का जो संविधान है या कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, जो संविधान है, इसको सबसे पहले कि ये संविधान होता क्या है, पहले तो इस चीज को हम लोग ये समझ रहे हैं। अब है कि ये किसी भी देश का जो संविधान है, वो उसके नियमों का, उपनियमों का, विधियों का, कानूनों का एक ऐसा संकलन है जिसपे कि वहां की शासन सत्ता, शासन प्रणाली जो है सुचारू रूप से चले। एक सामान्य दृष्टिकोण से अगर इसको हम बिल्कुल एकदम, जिसको कहते हैं कि सामान्य आसान भाषा में अगर हम समझे, तो ये यही है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो एक नियमों का, उपनियमों का, है ना, नियमों का, उपनियमों का एक ऐसा, या फिर जितने विधि है ना, विधियों का संकलन, है ना। तो मूलतः क्या हो गया ये, कि ये आपके जो रूल्स हो गए, ये आपके जो रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो आपके जितने लॉ है ना, कानून, उसका क्या है, एक संकलन है ना, कलेक्शन। और इसके साथ साथ ये क्या बताता है, ये बता रहा है कि जो आपकी शासन सत्ता है या शासन प्रणाली, ये कैसे सुचारू रूप से चलेगी। स्पष्ट है यहाँ तक? यहाँ तक ठीक है कि संविधान हम किसको कह रहे हैं। और अगर शब्द में इसके शाब्दिक अगर आप विवेचना पे जाएं और इसमें अगर आप विच्छेद करें, तो क्या देखते हैं, सम प्लस विधान, मतलब एक ऐसा विधान जो सबके लिए क्या है, समान है। मतलब कि यहां से संविधान जब हम कह रहे हैं, तो ये संविधान क्या कह रहे हैं कि शासन प्रणाली जिस पे चल रही है, और ये नियमों, उपनियमों, विधियों का क्या है, एक संकलन। ठीक है। और इंग्लिश में जब हम ये वर्ड कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड है, ये किससे आता है, कॉन्स्टिट्यूरे। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूरे मतलब क्या, कि टू स्टैब्लिश। स्टैब्लिश मतलब क्या हम करें, स्थापित करना है। ठीक है। तो क्या स्थापित कर रहे हैं, तो हम एक ऐसी शासन प्रणाली जो है वो सुचारू रूप से चलेगी। तो सुचारू रूप से कोई व्यवस्था चल रही है, इससे क्या अभिप्राय है, इससे अभिप्राय यह है कि यह जो संविधान है, जिसको हम क्या करें, मूलतः यह क्या है, एक संकलन, आप इसको समझिए। ठीक है। तो ये जो संकलन है, ये जो शासन प्रणाली, शासन सत्ता है, जो सुचारू रूप से चल रही है, उसके विषय में ये क्या बताएगा, ये शासन प्रणाली की जो, जैसे कि कोई शासन, अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट, अगर इसको आप क्या कहते हैं, शासन, तो इसके कितने कंपोनेंट हो जाते हैं। मूलतः अगर आप देखिए तो क्या हो गया, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका हम कह रहे हैं किसको, लेजिस्लेचर। कार्यपालिका कह रहे हैं एग्जीक्यूटिव। और न्यायपालिका कह रहे हैं जुडिशियरी। ठीक है। तो अब इन तीनों के विषय में जो शासन प्रणाली सुचारू रूप से चल रही है, हम क्या कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नियमों, उपनियमों, विधियों का संकलन है ना। और इसके साथ क्या कर रहे हैं कि शासन प्रणाली सुचारू रूप से चल रही है। तो सुचारू रूप से चल रही है, इसका तात्पर्य यह है कि इन तीनों के ये जो ऑर्गन है, क्या है, ऑर्गन, जिनको बोलते हैं ना शासन की, ये क्या हो गए, या सरकार, या जो भी आप तंत्र, उसको क्या हो गई है, ऑर्गन हो गए। और इन ऑर्गन के कार्यों के विषय में, इनके क्या क्या कार्य हो गए। ठीक है। इनकी शक्तियां क्या है,
मतलब कि इनकी शक्तियां, मतलब कि पावर्स, ड्यूटीज, इनकी क्या बताता है, इनकी शक्तियों को बता रहा है, इनकी ड्यूटीज क्या है, और साथ साथ इनकी जो पावर है, ये जो शक्ति है, इन शक्तियों का क्या करता है, ये सीमांकन करता है। सीमांकन मतलब लिमिटेशन, ठीक है। और ये जो संविधान है, इसका फंक्शन क्या है, मतलब इसका पर्पस क्या है, इसका कार्य क्या है, जो संविधान है इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। तो इसका पर्पस है, जो मुख्य पर्पस जो है, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य है कि ये जो शासन प्रणाली है आपकी, ये क्या चले, सुचारू रूप से चले। और सुचारू रूप से चलने के लिए उनको जो शक्ति दिया गया है, ये शक्ति क्या है, इनका एक लिमिटेशन, मतलब ये बताया कि इन तीनों में से क्यों ऐसा है, क्योंकि हमारी जो सत्ता है, जो मतलब जो शासन प्रणाली या जो सत्ता इसकी जो प्रणाली है, वो कैसी है, वो है लोकतंत्रात्मक, मतलब डेमोक्रेटिक, है ना। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, गणराज्य मतलब रिपब्लिक, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब लोकतंत्रात्मक गणराज्य होने की वजह से ये जो हमारी जो शासन सत्ता या प्रणाली है, ये किससे, मतलब किस पे केंद्रित है, मूलतः ये केंद्रित किस पे हो गई, जनता पे, पीपुल्स पे, लोगों पे। और लोकतंत्रात्मक जो प्रणाली है, जो डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, वो क्या है, उसका काफी एक स्थापित एक परिभाषा है, क्या है कि प्रजातंत्र ऐसी एक शासन व्यवस्था हो गई जिसमें लोगों के द्वारा, लोगों के लिए आप जो क्या करते हैं, एक शासन प्रणाली या राजनीतिक ऐसी व्यवस्था करते हैं, है ना। मतलब बाई द गवर्नमेंट, टू द गवर्नमेंट, फॉर द गवर्नमेंट। जनहित इसमें क्या हो गया, इसके केंद्र बिंदु पे। और जनहित जब केंद्र बिंदु पे है, और हमारा जो संविधान है, जो भारत का आपका संविधान है, यह संविधान है, इस संविधान को सोर्स कहां से मिलता है, जो स्रोत है, जो पावर है, उसको शक्ति कहां से मिलती है, उसको शक्ति मिलती है कहां से, जो भारत के लोग, भारत के, ठीक है। और जो हमारा संविधान है, इसका जो मुख्य आपका उद्देश्य या यह जो दर्शन है, यह कहां से, यह प्लीज का, यह कहां से आपका परिलक्षित होता है, तो यह आपके इस संविधान के प्रस्तावना में, प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए कि जो संविधान है, और ये संविधान, इसको शक्ति कहां से मिल रही है, भारत के लोगों से, ठीक है। और जो हमारा संविधान है, ये कब आया, 26, नहीं, 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया, इसको लागू किया। और संविधान सभा में हमने क्या किया था, 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया था, इसको अंगीकृत किया था, अधिनियमित किया था। और संविधान सभा में क्या किया था, स्वयं को आत्मार्पित किया था। एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव आवर सेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया, यहां तक तो ठीक है। अब इसमें हमने क्या कहा कि जो संविधान है आपका, वो क्या बता रहा है, नियमों उपनियमों विधियों का क्या है, एक संकलन है, जो ये बताता है कि आपकी शासन प्रणाली, जो शासन सत्ता है, वो कैसे चलेगी, ये इसी पे आधारित है ना। और जो शासन प्रणाली के ये जो विभिन्न क्या हो गए, जो अंग हो गए, जैसे न्यायपालिका,
कार्यपालिका, विधायिका। विधायिका का क्या कार्य होता है? विधायिका कार्य क्या होता है कि विधि का, हाँ, विधि का निर्माण, ठीक है, मतलब लेजिस्लेट करना, टू लेजिस्लेट ए लॉ। और कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, इसका क्या काम है? विधि का, हाँ, उसका पालन करना, पालन करना या पालन करना, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और न्यायपालिका का क्या काम है कि इस, हाँ, हाँ, कि कार्यपालिका और विधायिका मतलब कि संवैधानिक, संवैधानिक वैधता, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, इसको क्या करना है? ये चेक करना है, ठीक है। तो अब देखिए कि जो आपका संविधान है वो क्या है? नियमों, उपनियमों, विधियों का एक ऐसा संकलन है जिससे कि वहां की देश की क्या होती है? शासन प्रणाली, सत्ता सुचारू रूप से चलती है। यह इन तीनों जो शासन प्रणाली के जो विभिन्न ये अंग हो गए, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इनके क्या बताता है? इनके कार्यकलाप को, इनकी शक्तियों को बताता है, ठीक है। और उसमें क्या बताता है? इनकी शक्तियों का एक सीमांकन करता है। फिर ये बताता है कि इन तीनों में एक आपस में क्या हो? एक समायोजन हो। समायोजन मतलब एक एडजस्टमेंट हो, इसमें किसी को भी क्या हो? पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से कोई जो है शक्तिशाली ना हो, पूर्ण रूप से शक्तिशाली मतलब कि एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट पावर किसी को नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए कि जो मूल अवधारणा है वो क्या है? कि नियंत्रण एवं संतुलन। तो सिद्धांत क्या हो गया? चेक्स एंड बैलेंसेस, नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत है, चेक्स एंड बैलेंसेस। तो किसी भी ऑर्गन को, किसी भी जो आपके शासन प्रणाली के जो अंग है उनको क्या दिया? पूर्ण रूप से क्या दिया? शक्तिशाली नहीं किया। तो इस तरह से अगर आप देख रहे हैं तो यह संविधान क्या कर रहा है? अंकुश लगा रहा है किसके ऊपर? ये जो शासन सत्ता है इसके ऊपर क्या कर रहा है? अंकुश। अंकुश मतलब कि आप एक तरह से इसको क्या कर रहे हैं? नियंत्रण कर रहे हैं, ताकि शासन सत्ता प्रणाली जो है वो निरंकुश ना हो। निरंकुश मतलब क्या हो जाएगा? जो एनार्की का जो सिचुएशन है, आ रहा है ना बात समझ में? मतलब कि ऐसा नहीं कि न्यायपालिका अगर मान लीजिए कि उसको बहुत ज्यादा अधिक शक्ति मिल जाए, या जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, वो अपने आप को बहुत ज्यादा अगर पावरफुल हो जाए, वो कोई भी लॉ मान लीजिए लेजिस्लेट कर ले। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव जो है वो कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, या फिर मान लीजिए कि वो क्या है? एक अलग सत्ता जो है वो चलाने लगे, तो एक समानांतर क्या हो जाएगा? एक सरकार हो जाएगा, पैरेलल गवर्नेंस। और जैसे ही पैरेलल गवर्नेंस हो जाएगा तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका जो बेसिक, जो आपका जो डॉक्ट्राइन है या जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या हो गया? वो फेल हो गया। और कॉन्स्टिट्यूशन के फेल होने का क्या मतलब है? कि आपका पूरा नेशन जो है वो क्या हो गया? क्योंकि यही तो आधारभूत है ना, इसी पे क्या करना है? आपका पूरा जो है सुशासन प्रणाली जो है वो चल रही है। समझ में आ गया यहां तक? बढ़िया। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा आया, और जो सोर्स वो क्या लेता है, कहां से सोर्स है? तो भारत के लोगों से। और ये भारत के लोग जो है ये कैसे? तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि औपनिवेशिक जो क्या था, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, मतलब औपनिवेशिक क्या था? एक शोषण था। इसके पहले जैसे 1947 के पहले ये क्या ब्रिटिश इंडिया होता था। तो जब ब्रिटिश इंडिया था तो हम लोगों ने क्या किया? भारत का स्वतंत्रता संग्राम, हम लोगों ने अंग्रेजों से क्या? एक लड़ाई लड़ी, एक स्वतंत्रता के लिए क्या किया? एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। अब वो लड़ाई जो थी, जो स्वतंत्रता संग्राम था, वो किन चीजों पर केंद्रित था? उसकी आधारभूत संकल्पना क्या थी? व्हाट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट? एनी आइडिया?
आर्थिक नहीं, हम लोग को राजनीतिक मतलब कि पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं था। आर्थिक तो आप बहुत दूर की बात कह दी। आर्थिक का मतलब हो गया कि वो तो शोषण कर ही रहे थे, क्योंकि उनका अगर आप देखिएगा, आप लोग इसमें हिस्ट्री में भी पढ़िएगा, तो वो कैसे आए थे, एक व्यापारी के रूप में आए थे, व्यापार करने, और धीरे धीरे व्यापार का विस्तार करते हुए बहुत सारी जो विस्तारवादी जो उनकी नीतियां थी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, फिर उसके बाद से क्या किया उन लोगों ने कि एक्सप्लॉयटेशन किया। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण किया, कैसे, इकोनॉमिक ग्राउंड पे। आगे आप लोग पढ़िएगा व्यवसाय, उसमें से परमानेंट सेटलमेंट है, मालवाड़ी है, फिर और रेतवाड़ी, तो ये आप उसमें डिटेल में पढ़िएगा कि इकोनॉमिक उनका इम्पैक्ट क्या पड़ा आर्थिक रूप से कैसे। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन तो क्या ही, वो तो दूर की बात है। हम ये कह रहे हैं कि विड्रॉन की इवन पॉलिटिकल राइट्स एंड सिविल राइट्स। पॉलिटिकल और सिविल राइट्स का मतलब हो गया न तो आपको राजनीतिक और न ही नागरिक, इन दोनों में से कोई अधिकार नहीं थे। तो जो हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था, जो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था, जो मतलब हम लोग 2 सेंचुरी आप कह लीजिए, तकरीबन 200 वर्षों तक का हम लोग का क्या था, वो संघर्ष था, वो किस लिए हम लोग लड़े थे कि वी डिडंट हैव पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स, मतलब हमारे पास राजनीतिक और नागरिक अधिकार भी नहीं था। समझ में आ रहा है? इसके लिए हम लोगों ने ये लड़ाई, और जब ये लड़ाई लड़ा और उसके बाद से जब हम लोग स्वाधीन हो गए 15 अगस्त 1947 को, तो अब शासन प्रणाली जो गवर्नेंस है, मान लीजिए, उसको चलाने के लिए आपको एक क्या चाहिए, एक गवर्निंग डॉक्यूमेंट चाहिए। जाहिर सी बात है, किसी भी रूप में, जैसे कि अगर आप संविधान के विषय में देखें तो कई जगह जैसे कि लिखित और अलिखित, मतलब रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लिखित और अलिखित आपके क्या है, वो संविधान 2 तरह के। तो आपके पास कोई गवर्निंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कैसे आप गवर्न कीजिएगा। तो गवर्निंग डॉक्यूमेंट, अब यहीं पे आइए कि जो आप कह रहे हैं कि संविधान क्या है आपका, तो नियमों उपनियमों विधियों का संकलन। तो अब जिसपे शासन प्रणाली या शासन सत्ता सुचारू रूप से चलती है, तो आपके पास क्या एक गवर्निंग डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपने क्या किया, संविधान की क्या की संरचना की, और ये जो संविधान की संरचना की, और इसके पृष्ठभूमि में क्या था, वो औपनिवेशिक शोषण, कि भाई हमारा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था, है ना। जैसे कि अंग्रेजों ने क्या किया, हर तरीके से आपके पास न राजनीतिक अधिकार है, ना आपके पास मौलिक जिसको कहते हैं ना नागरिक अधिकार, मतलब एक ह्यूमन राइट्स भी नहीं था, मानव अधिकार भी जिसको कहते हैं वो भी नहीं था। जैसे आप लोग रॉलेट एक्ट के विषय में आप लोग पढ़िएगा, या और भी बहुत सारे ऐसे ये कानून उन लोगों ने बनाए थे, जिसमें क्या था कि आपसे आपकी मर्जी, मतलब कि कानून के तहत भी, एक तरह तो वो कह रहे थे कि ये विधि का शासन, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे कानून बने थे जिससे क्या है कि नागरिकों के पास कोई अधिकार ही नहीं था। तो जब नागरिकों के पास अधिकार ही नहीं है, और आप कह रहे हैं कि हम विधि का शासन कर रहे हैं, तो मूलतः आप कर क्या रहे हैं, आप शोषण कर रहे हैं। संस्था के स्तर पे, समाज के स्तर पे, पॉलिटिक्स के स्तर पे, हर एक स्तर पे आप क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोगों को। एक्सप्लॉइट मतलब शोषण कर रहे हैं लोगों को। तो हम लोगों ने वहीं से इस चीज को रखा कि जब हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो संविधान होगा, या हम लोग ऐसे देश के लिए, जैसे कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों ने क्या स्वप्न रखा था कि जब हम लोग स्वाधीन हो जाएंगे तो हम लोग एक ऐसा अपना जो है ये राष्ट्र बनाएंगे जिसमें क्या है कि कोई विभेद नहीं हो, कोई डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी नहीं बने, विभेदकारी नीति नहीं बने, है ना। कोई विभेदकारी क्या हो, विधि न बने, कोई कानून न बने। जैसे कि दो व्यक्तियों के बीच में न तो धर्म के आधार पे, न मूल वंश के आधार पे, न तो लिंग के आधार पे, है ना, न जन्म स्थान के आधार पे, न जाति के आधार पे, कोई क्या हो, विभेद ना हो। ठीक है, विभेद मतलब डिस्क्रिमिनेशन।
मतलब कि कोई विभेद नहीं हो, मतलब हम उसमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे, तो सब कोई क्या हो गया, समान हो गया, इक्वल हो गया, है ना। तो ये जब सब कोई समान, मतलब समान हो जाएगा, तो ये चीज कहां से परिलक्षित हुआ, यही संविधान है। तो सबसे पहले साहब आपको क्या बनाना होगा, एक ऐसा रूल बुक और जो आप गवर्निंग डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे आप, सबको क्या करेंगे, इक्वल। इसीलिए संविधान क्या है कि हमने एक ऐसा चीज स्टैब्लिश किया जो सबके लिए क्या है, इक्वल। तो इस वजह से जो हमारे यहाँ जो भारत में जो मूल रूप से जो सत्ता प्रणाली है या जो शासन सत्ता है, इसमें पूर्ण रूप से किसका अधिकार मिला, आप बताइए कि इन तीनों में से, न्यायपालिका को, कार्यपालिका को, विधायिका को, किन्हीं को नहीं। तो अब किसी को नहीं है, मतलब कि पूर्ण अधिकार नहीं है, तो हम लोग क्या क्या हो गया इंडिया में, हम लोग क्या हो गया, विधि का शासन, विधि का शासन जिसको बोलते हैं ना, रूल ऑफ, रूल ऑफ लॉ, मतलब विधि का शासन। मतलब कि आप हाउ सो एवर यू आर सो हाई, इसको अंग्रेजी में ही लिखते हैं हम, हाउ सो एवर यू आर हाई, यू आर नॉट एबव द लॉ। मतलब कि आप चाहे जितने भी ऊंचे हो जाए, है ना, आप किससे ऊपर नहीं है, विधि से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है, तो विधि का शासन है हमारे यहाँ। क्या हमारे देश में किसका शासन है, विधि का शासन, कानून का शासन, है ना। तो अब रूल ऑफ लॉ का है, और सबसे जो है, और जो संविधान हम कह रहे हैं वो क्या है, नियमों उपनियमों विधियों का एक संकलन है, और यह क्या है, उस राष्ट्र की सर्वोच्च विधि है। यह क्या है, सुप्रीम लॉ। मतलब कि ये क्या हो गया, सर्वोच्च विधि हो गई, मतलब कि लॉ ऑफ द लैंड जिसको बोलते हैं, दिस इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। यह उस देश की क्या हो गई, वहां की सर्वोच्च विधि हो गई। तो यह क्या हो गई, सर्वोच्च विधि हो गई। और ये नियमों उपनियमों विधियों का क्या है, एक कलेक्शन है। और जितने भी लॉ है, जितनी और भी लॉ आप जैसे इनेक्ट किए जाएंगे, वो क्या होंगे, या तो इस पे, इस कॉन्स्टिट्यूशन पे आधारित होंगे, बेस्ड होंगे, या फिर और क्या होंगे, ये इससे व्युत्पन्न होंगे। मतलब कि इधर दे आर बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन और दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब देखिए ये लॉ ऑफ द लैंड है, नियमों रूल्स का, रेगुलेशंस उपनियमों विधियों का संकलन है, जिसपे की शासन प्रणाली क्या है, वो क्या है, वो सुचारू रूप से चलती है। फिर इसके बाद से ये क्या बता रहे हैं कि ये शासन के जो तीन आपके जो अंग हैं, ऑर्गन्स, इनको क्या करता है, ये इनके कार्यों को बताता है, इनके शक्तियों का क्या करता है, सीमांकन करता है। फिर इन तीनों में क्या है, एक एकोमोडेटिव जो है नेचर, समायोजन, ताकि ऐसा क्या हो कि कोई और किसी को भी क्या करना है कि पूर्ण मतलब नहीं है, पूर्ण शक्ति नहीं है, एब्सोल्यूट पावर नहीं है। एब्सोल्यूट पावर नहीं है मतलब कि किस सिद्धांत पे काम कर रहा है, नियंत्रण और संतुलन का, चेक्स एंड बैलेंसेस का जो है, ये सिद्धांत पे ये कार्य कर रहा है। तो अब इस तरह से जब आप देख रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक तरह का गवर्निंग डॉक्यूमेंट हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपका, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड हो गया, मतलब उस देश की क्या हो गई, सर्वोच्च विधि हो गई। ठीक वैसे ही यह समाज को भी, यह सोसाइटी समाज को भी एक क्या देता है, समाज को भी क्या करता है, ये एक निर्देश देता है, एक डायरेक्शन देता है, एक गाइडलाइन देता है।
ठीक है, गाइडलाइंस ये आपको दिया, ये आपको क्या दिया, समाज को भी एक क्या दिया, एक निर्देश दिया कि आपके जो समाज की रूपरेखा होगी भविष्य में वो कैसी होगी। ये कब की बात है, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने फ्रेम किया। तो जैसे कि अब आपको मालूम होगा कि औपनिवेशिक शोषण के बाद हमने क्या किया, जब स्वाधीनता मिली, तो अब स्वाधीनता मिली तो भाई गवर्न तो आप करेंगे, शासन तो आप करेंगे। तो शासन जब आप चलाएंगे तो उस शासन को चलाने के लिए, सुचारू रूप से प्रॉपर वे में चलाने के लिए आपके पास क्या चाहिए, एक गवर्निंग डॉक्यूमेंट चाहिए, है ना। कैसे गवर्न करेंगे, तो गवर्न करेंगे तो इस तरह से इसमें ये क्या हुआ, यह परिलक्षित हुआ और ये समाज को क्या दिया, एक निर्देश दिया, क्या दिया, एक डायरेक्शन दिया। तो शासन के जो विभिन्न अंग हैं आपके, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, इनको तो बता ही रहा है। ठीक एट द सेम टाइम उसी समय यह क्या कर रहा है, समाज को भी एक दिशा निर्देश बता रहा है और ये गाइडलाइन दे रहा है कि आपका समाज या इसकी रूपरेखा कैसी हो। ठीक है, और यह चीज कहां से परिलक्षित होता है, यह परिलक्षित होता है आपके प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें ये परिलक्षित होता है, जिसमें अगर आप प्रियम्बल को आप देखेंगे प्रस्तावना को, तो अब इसको आप दो पार्ट में, मतलब कि दो मूल रूप से आप अगर इसका विभेद करेंगे, तो अब उसमें देखिएगा कि एक में वो बताता है कि आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइडियल्स मतलब कि हमारे संविधान का आदर्श क्या है। अभी जैसा कि हमने आपको बताया, तो आदर्श क्या है, तो अब आदर्श कैसा होगा कि आप कैसे समाज की क्या कर रहे हैं, आप इस आपके भविष्य में समाज की रूपरेखा क्या होगी, कैसा समाज आप बनाना चाहेंगे। तो सामाजिक तौर पे भी आपको ये बता रहा है। दूसरा कि ये शासन सत्ता और गवर्नमेंट को भी बता रहा है कि आपकी नेचर ऑफ पॉलिटी क्या होगी, आपकी जो राज्य व्यवस्था है उसकी प्रकृति क्या होगी। समझ में आ रहा है ये चीज। तो अब इस तरह से जब आप देख रहे हैं तो सोसाइटी को जो डायरेक्शन दे रहा है, तो वो क्या दे रहा है कि आपको कैसा समाज बनाना है। तो आपको एक ऐसा समाज बनाना है जो न्याय संगत हो। ठीक है, न्याय संगत मतलब कि जस्ट, और कैसा हो, न्याय संगत और समता मूलक, जस्ट एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी। और जो आपका है वो क्या है, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। जैसे कि एक उसमें एक और शब्द क्या है, समाजवाद। तो अब ये जो समाजवाद है ये कब आपके 42 में, आप लोग को पता भी होगा, संशोधन के बाद जो है वो। अब यहाँ जो है आर्थिक दृष्टि से जब ये संविधान बन रहा था उस समय वहां पे लोगों में जो बहस हो रही थी संविधान सभा में, तो उसमें कुछ लोग इस फेवर में थे कि जो समाजवाद जो है ना, इसको किसी विचारधारा पे या इससे सीमित करके न देखा जाए। ठीक है, जैसे कि अब उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, वो भी इसी ओपिनियन के थे कि हम लोग जो सोशलिस्ट जो वर्ड इसमें जो खासकर जैसे कि इकोनॉमिक, ये भविष्य के जैसे फ्यूचर जनरेशन को ये तय करने दिया जाए, ये आर्थिक आधार पे कि वो किस तरफ जा रही है समझ में, कि वो सोशलिस्ट बनाना चाह रही है अपनी अर्थव्यवस्था को, कि वो क्या बनाना चाह रही है, कैपिटलिस्ट बनाना चाह रही है, या कैसे। तो इसलिए किसी एक विचारधारा पे इसको निहित करके न देखा जाए। लेकिन जो 42वां संशोधन जब आया तो उसमें जो सब समाजवाद को रखा गया, तो इस समाजवाद को इस दृष्टिकोण से रखा गया कि यहां जो समाजवाद का हम लोग मतलब ले रहे हैं, ये समाजवाद का मतलब है कि सोसाइटी के नजर में, या फिर जैसे कि इसमें कहते हैं ना कि कानून के नजर में सबको इक्वल है, इन द आइज ऑफ लॉ एवरीवन इज इक्वल, है ना, विधि की दृष्टि से। ऐसे ही समाज की दृष्टि से क्या है, सब में एक समता का भाव है। जो आपके अनुच्छेद आगे आप लोग पढ़िएगा 14 और 16 में क्या होता है, या 15 जो हो गया आपका, इसमें परिलक्षित होता है। अनुच्छेद 14 क्या है कि मतलब विधि के नजर में क्या है, विधि के निगाह में, विधि की दृष्टि से सबको इक्वल है। तो सबको क्या दिया गया, इक्वलिटी, मतलब कि समान। तो ये कहा गया कि ये जो समाजवाद है ये कैसा है, वो इक्वल मतलब समता मूलक, मतलब कि इगलिटेरियन सोसाइटी सबको समान है ना। तो न्याय संगत और समता मूलक,
तो इस तरह से जब आप देखते हैं तो यह केवल एक कानूनी या शब्दों का या नियमों का संकलन इतना ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या देता है, एक दिशा निर्देश देता है समाज को। इस दृष्टि से जब आप देखते हैं तो यह क्या, इट इज ए सोशल डॉक्यूमेंट ऑल्सो। सोशल डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया सामाजिक दस्तावेज भी है। शासन प्रणाली को तो बता ही रहा है, एक समाज को भी बता रहा है। जैसे कि उसमें आप अनुच्छेद 51 में जाइएगा आगे, तो मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें एक ड्यूटी है नागरिकों को, ये बताया गया है ये आपका कर्तव्य है कि आपको क्या करना है, भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखना है, अखंडता को अक्षुण्ण रखना है। मतलब कि जो आपकी सॉवरेनिटी हो गई, इंटीग्रिटी हो गई, तो ये हर नागरिक का क्या है, एक कर्तव्य होगा, है ना। एक तरफ आपको अधिकार तो ये दे ही रहा है, लेकिन ये ड्यूटी के विषय में भी बता रहा है कि ये जो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी है, ये आप केवल गवर्नमेंट किसको ये करना है, नागरिकों से ये कहा जा रहा है कि ये छोड़ रखना है। तो ये समाज को भी एक दिशा दे रहा है, क्या कि ऐसा कैसा हो आपका समाज, तो इसमें आप न्याय संगत और समतामूलक समाज, ये हमारा क्या हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गोल हो गया। संवैधानिक लक्ष्य, ठीक है। इसके साथ साथ जब आप देखते हैं तो ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वह एक जीवंत दस्तावेज है। जीवंत दस्तावेज मतलब लिविंग डॉक्यूमेंट, ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब क्या है, जिसमें ज्ञान होता है, जिसमें प्राण होता है। मतलब उसमें क्या है कि उसमें एक जान प्राण जिसको कहते हैं ना, कि उसमें क्या ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई निर्जीव है। निर्जीव मतलब क्या कुछ शब्द है उसको क्या किया आपने, संकलन किया और भारत का संविधान है, नहीं। उसमें क्या है, उसमें एक जीवंत दस्तावेज है, वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। मतलब ईच एंड एवरी वर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव इट्स ओन वाइब्रेशन एंड एनर्जी। समझ में आ रहा है, उसके एक एक शब्दों में क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है, वाइब्रेशन है। एनर्जी का क्या मतलब हो गया, ऊर्जा। ऊर्जा किसको कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो ये किसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जो आपके शासन प्रणाली, उसके जो विभिन्न जो आपके क्या हो गए, हाँ, शासन के विभिन्न अंगों को। और एट द सेम टाइम ये क्या कर रहा है, ये सोसाइटी को भी एक डायरेक्शन दे रहा है कि साहब आपको अगर समाज बनाना है तो कैसा बनाना, न्याय संगत और समतामूलक समाज बनाना है। ठीक वैसे ही आप देखें तो अब जन कल्याणकारी क्या है हमारा, लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, ये आपको बनाना है ना। तो अब आप देखिए संविधान की प्रस्तावना, वो क्या कह रहा है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में न्याय, न्याय कैसा न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये न्याय जो है ये लोगों को दो। तो कैसा कि सोसाइटी मतलब कि सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस जिसको कहते हैं, मतलब कि समाज की दृष्टि में क्या हो, किसी दो इंडिविजुअल में, दो व्यक्तियों में क्या हो, किसी भी स्तर पर कोई भेदभाव नहीं। समझ में आ रहा है। फिर राजनीतिक तौर पे तो यही तो हमारी मेन लड़ाई थी, पॉलिटिकल जो है जस्टिस और सोशल जस्टिस, इसी के लिए तो हम लोग अंग्रेजों से लड़े थे। तो
तो अब क्या आपको एक राजनीतिक न्याय हो। राजनीतिक न्याय का मतलब है क्योंकि हम लोग कैसे फंक्शन कर रहे हैं, हम लोग डेमोक्रेटिक सेटअप में कर रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारी। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब आप फंक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सबका क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो, मतलब कि जन जन भागीदारी, मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो, लोग क्या करें, पार्टिसिपेट करें। इसलिए आज सुनते भी होंगे आप लोग की पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, मतलब जितना ज्यादा लोगों का क्या हो, भागीदारी हो, किसमें, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था में। लोकतांत्रिक व्यवस्था तो मतलब कि आपकी जो शासन प्रणाली है इसमें क्या करें वो, और इतना ही नहीं, जो सबसे जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, मतलब जो वंचित वर्ग है, उसको भी हमको क्या करना है, मुख्य धारा में ले आना है। और जब तक अगर हम मुख्य धारा में नहीं ला रहे हैं तो हमारा जो संवैधानिक लक्ष्य है वो क्या है, वो पूरा नहीं हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल गोल क्या है हमारा, हमारा यही है कि टू मेक ए जस्ट एंड इगलिटेरियन सोसाइटी। तो न्याय संगत आप न्याय कैसे देंगे, न्याय आप तभी देंगे जब सबको आप क्या करें, पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी कब होगी, जब सब में समानता, जो समता जिसको कहते हैं ना कि समता का अधिकार। ठीक है, तो अब कैसे होगा कि समानता, मतलब उस सब में क्या हो जाएगा, इक्वल है लोग। ठीक है, और ये कैसे होगा, ये राइट्स हम लोग दिए, किसमें दिए, कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे जब आप मूल अधिकार अध्याय पढ़िएगा तो इसमें क्या है, समानता का अधिकार। तो ये राइट्स, और हम लोग अभी क्या बोल रहे थे कि जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था, औपनिवेशिक जो आपका शोषण हुआ, और जो ब्रिटिशर्स, उसमें क्या, वी डिडंट हैव पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स, आपके पास राइट्स तो था ही नहीं। तो अब आपको क्या मिला, समानता, समता का अधिकार, मतलब कि समाज का जिसमें क्या सब कोई इक्वल है, और विधि भी आपको क्या कर रहा है, समता का अधिकार दे रहा है। समझ में आ रहा है। इसके साथ साथ आपके पास क्या है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता यहाँ क्या है, लिबर्टी। ठीक है, आपको क्या मिला, लिबर्टी, है ना, आपको, और लिबर्टी, और ये जो है ये कैसे इंश्योर होगा, विधि के द्वारा। मतलब कि इफ देर इज नो लॉ देर इज नो लिबर्टी। अगर मान लीजिए विधि नहीं है, कानून नहीं है, तो ये क्या है, लिबर्टी भी हम इंश्योर नहीं कर पाएंगे। कैसे, तो अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको जो स्वतंत्रता जो दी जा रही है, या जो भी आपको लिबर्टी, अब किस तरह की ये लिबर्टी है, तो ये विचारों की, विचारों की लिबर्टी, मतलब विचार, और क्या है आपका, बताइए, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, और धर्म की उपासना। वेरी गुड। ठीक है, अब इसमें आपकी उपासना पद्धति जो है, तो आपको क्या है, अभिव्यक्त करने की आजादी है, आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ना, आपको ये, और ये कैसे इंश्योर हम कर रहे हैं, ये स्वतंत्रता विधि के द्वारा। अब ऐसा नहीं है कि, अब जैसे कि देखिए कि ये पूर्ण शक्ति अगर किसी ऑर्गन को नहीं है, गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गन को क्या है, पूर्ण शक्ति नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट पावर सिस्टम हम नहीं बना सकते। तो न जुडिशियरी को वैसा पावर है, न लेजिस्लेचर को वैसा हमने पावर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और ना ही एग्जीक्यूटिव को दिया है। समझ में आ रहा है ये। ठीक वैसे ही नागरिकों को भी जो स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता क्या है, ये पूर्णता नहीं है, मतलब कि दीज आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स, ये लीगली इनफोर्सेबल, मतलब हाँ, पॉजिटिव, पॉजिटिव लिबर्टी, हाँ कह सकते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव क्या, यही समझाइए हमको पहले। हाँ 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 बिल्कुल। जैसे कि ऐसे समझिए कि आपके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, अकाउंटेबिलिटी अगर आपकी नहीं है,
आप ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर किसी का चेक नहीं है, नियंत्रण नहीं है। तो नियंत्रण नहीं है, जैसे कि आपकी इच्छा अगर कर रही है कि भाई हम अपने कॉलेज में जाएं और रिंग को ऐसे घुमाते हुए और जाएं, आप जा सकते हैं, आपको ये आजादी है। लेकिन वो रिंग जो है एक क्या है, एक ये परिधि है, ये वहीं पे रिंग होना चाहिए, मेरे नाक के पास नहीं आना चाहिए। मतलब कि आपकी स्वतंत्रता की वजह से हमारा जो है जो हमारी जो स्वतंत्रता है वो नहीं प्रभावित है। ठीक है, तो अब है कि आप वहीं तक स्वतंत्र हैं जब तक दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो है। इसलिए क्या है, वो एक परिधि है। ये क्या है, जैसे कि है ना कि वृत्त होता है, इसकी परिधि होती है, ठीक वैसे ही आपका एक क्या है, एक क्षेत्र है। वो आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र आप भी नहीं, एब्सोल्यूट जिसको हम कह रहे हैं, एब्सोल्यूट और लिबर्टी को कैसे इंश्योर करेंगे आप, विधि के द्वारा। समझ में आ रहा है, तभी तो नियंत्रण और संतुलन है। तो शासन प्रणाली और इसके अंगों को तो वो कह ही रहा है कि ये लोग जो क्या है, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत से बंधे हुए हैं। आपको भी जो अधिकार दिया गया है ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है। समझ में आ रहा है, एब्सोल्यूट राइट्स मतलब कि पूर्ण अधिकार जो है आपको वो नहीं है। मतलब कि आपका अधिकार, मान लीजिए कि आपके व्यक्तिगत अधिकार है और इनको भी ये क्या मिला है, एक व्यक्तिगत अधिकार। अब ये दोनों जो है ये क्या है, आपका अधिकार ऐसा नहीं है उनके अधिकार का वो क्या करे, हनन हो। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि उनका जो है सो जो फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार है वो क्या है, उसका हनन होने लगेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये वही एनआरकी वाली जो सिचुएशन है जिसको बोलते हैं कैओस, अव्यवस्था, ये जो अव्यवस्था है वो क्या हो जाएगी, वो स्थापित हो जाएगी। तो इनको क्या करना है, ये हमारा ये गोल नहीं है। तो अब देखिए, अब आपको क्या किया, समता का अधिकार आपने मतलब समता दिया, समानता सबको इक्वल है, और फिर क्या हमने दिया, लिबर्टी दिया। फिर इसके साथ साथ जो है बंधुता, बंधुता मतलब फ्रेटर्निटी, है ना। हमने क्या दिया, बंधुता, बंधुता मतलब कि सामाजिक स्तर पे क्या हो गए, सब लोग किसमें, भाईचारे के साथ एक ब्रदरहुड हो सब में। मतलब कि जो समाज जो है, अब देखिए शासन प्रणाली को तो हमने बताया कि आपको ऐसे रूल करना है, क्योंकि पहले जो शासन थी जो ब्रिटिश इंडिया, वो क्या था, वो एक शोषण करने का एक इंस्ट्रूमेंट था। इट वॉज एन इंस्ट्रूमेंट टू एक्सप्लॉइट द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। वो एक ऐसा जो बनाया गया था कि उसमें क्या है कि एक्सप्लॉइट करना है, शोषण करना है। क्योंकि अब आपका जैसे क्या है कि यहाँ के प्रति निष्ठा किनकी होगी, इसी को लेके हम लोग एक जो है 200 वर्षों तक का क्या था, वो एक संघर्ष था, हम लोग का स्वतंत्रता संग्राम था। तो जब हमने अपने राष्ट्र की परिकल्पना की तो उसमें हमने जो ये संविधान और विशेष तौर पे ये जो प्रस्तावना है उसमें हमने इन शब्दों को रखा, और यही हमारा क्या था, एक संवैधानिक दर्शन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी जिसको हम लोग कर रहे थे कल आपसे, वही हमारी फिलोसफी है। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक फिलोसफी है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या दर्शन है कि भाई हम एक ऐसा एक विजनरी, जिसको कहते हैं विजन, दर्शन मतलब क्या, जिसको देख रहे हैं, है ना। तो ये हमारा क्या है, यही बेसिक फाउंडिंग जो है, एक आधारभूत जो है इस एक सिद्धांत है इस पूरे संविधान का, जो किसमें परिलक्षित होता है, आपके संविधान की प्रस्तावना में, प्रियम्बल में। तो अब देखिए, तो सामाजिक लोकतंत्र जो हो गया आपका, समता, ठीक है, बंधुता, ठीक है, फ्रेटर्निटी, और क्या हो गया, स्वतंत्रता। तो ये जो तीन आपके हो गए, ये ट्रिनिटी एक तरह से बना है। ट्रिनिटी मतलब थ्री पॉइंट्स, मतलब आपको, तो ये क्या हो गया, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। यही तीनों जो है ये क्या है, सामाजिक लोकतंत्र की आधारभूत संकल्पना, है ना। मतलब कि ये क्या हो गया, बेसिक
फाउंडिंग या फाउंडिंग, एक सेकंड, बेसिक फाउंडेशन ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, समझ में ना। तो सामाजिक लोकतंत्र पे, और एक तो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जो हमारा क्या है, एक गवर्नेंस जिसको कह रहे हैं कि समाज का, और समाज के लिए भी ये क्या कह रहा है कि सामाजिक लोकतंत्र आप कैसे इंश्योर कीजिएगा, तो साथ क्या, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी के तहत, समझ में आ रहा है ये। अच्छा, इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा जो राज व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल, तो अब दो चीज है प्रस्तावना में आपको क्या दिया, एक आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारी जो संविधान है इसका आदर्श कैसा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि नेचर ऑफ पॉलिटी, तो दो चीजें यहां पे आ गई, राज व्यवस्था की प्रकृति, ठीक है, नेचर ऑफ पॉलिटी। और दूसरे आप पार्ट में क्या कर रहे हैं, इससे आदर्श किसका, संवैधानिक आदर्श आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स ऑफ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। एक हो गया क्या, संवैधानिक आदर्श मतलब आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या कह रहे हैं आप, नेचर ऑफ पॉलिटी, कि आपकी राज व्यवस्था उसका क्या है, नेचर कैसा है। समझ में आ रहा है यहां तक, कोई क्वेश्चन आप लोग का अभी तक, किसी का कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन नहीं, यहां तक कोई, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद से आया कि जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो प्रियम्बल है, जिस समय हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया उस समय, या ऐसे भी आप देखिए, ये सबसे लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट है ना, व्यापक और लिखित संविधान। व्यापक मतलब विशाल, है ना, तो इसमें ये क्या हो गया, लार्जेस्ट या लेंथीएस्ट, लेंथीएस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या हो गया आपका, बहुत व्यापक और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित मतलब उसको क्या है कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जिस समय ये कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय 395 जो है आपके क्या थे, अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स थे, ठीक है, और 22 क्या थे, इसके भाग थे, और जो अनुसूची थी वो 8 थी, जिस समय इसको बनाया गया था। उस समय कितना था, 395, 22 और अनुसूची, बाद में ये अनुसूची कितनी हो गई, ये 12 हो गई। ये जो पार्ट थे 22 से कितने हो गए, 25 भाग हो गया, और ये जो है 448 जो आपके हो गए क्या, अनुच्छेद हो गए, ठीक है ना। बाद में जैसे कि 4 अनुसूची इसमें जोड़ दी गई, 4 कौन कौन सी जोड़ी गई, कोई बताएंगे। 9 शेड्यूल जो है उसमें क्या है, लैंड रिफॉर्म से संबंधित। फिर 10th हो गया आपका एंटी डिफेक्शन, दल बदल जो अधिनियम जो है 1985 में। फिर उसके बाद से क्या हुआ, 11वां और 12वां आपका पंचायती राज और ये म्यूनिसपैलिटीज या फिर लोकल बॉडीज, तो ये क्या हो गया, ये 12 हो गया। तो अब ये कि इतना व्यापक और क्या है, लिखित संविधान है। और आप देखिएगा कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी कंट्री, जैसे कि आप देखिएगा कि उस टाइम पे बहुत सारे ये कंट्री बने, सबके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, अभी तक ये आप देखिए कि 75 ईयर्स हम लोग की डेमोक्रेसी क्या है अभी तक, और इस कॉन्स्टिट्यूशन, कई कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बदल दिए गए, वो मतलब नहीं वैसा जो है संविधान ऐसा। दूसरी बात है
कि और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर है इसमें आप देखिएगा कि ये लिखित और व्यापक तो हुई है, इसके साथ साथ क्या है, नम्य और अनम्य, मतलब कि फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, है ना। ये फ्लेक्सिबल भी है और दूसरा क्या है आपका, रिजिड भी है ना। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब हो गया, लचीलापन है उसमें, है ना। और रिजिडिटी का क्या मतलब है कि उसमें जैसे कि आप कोई भी चीज अगर उसमें आप संशोधन अगर करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई आप संशोधन करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो वो आपको अनुच्छेद 368 इसके तहत जो है ये भारत की संसद को ये अधिकार प्राप्त, ठीक है। और ये जो भारत की संसद को ये जो अधिकार है इसको बोलते हैं संविधायी शक्ति, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, ठीक है। संसद को दो तरह की शक्ति है, कौन कौन सी शक्ति, एक को बोलते हैं विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर का क्या मतलब हो गया, जैसे कि संसद, संसद किसको कहते हैं समझ में आ रहा है ना आप लोग को, जैसे संसद, जैसे कि विधायिका भी आपको हमने बताया ना कि अब तीन शासन प्रणाली के तीन कंपोनेंट हो गए, एक को न्यायपालिका कहे, एक को कार्यपालिका कहे और एक को विधायिका कहे। तो ये क्या है, भारत की जैसे कि ये संघीय विधायिका इसको बोलते हैं, यूनियन लेजिस्लेचर, है ना। तो जो यूनियन लेजिस्लेचर है वो पार्लियामेंट, और जो संसद होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट कौन कौन से हो गए, या तीन बॉडी होता है, कौन हो गया उसमें, तो उसमें हो गया लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला के जो कहते हैं वो क्या हो गया, संघीय विधायक। तो जो संसद है इसको दो तरह की शक्तियां होती हैं, एक को कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर का मतलब हो गया कि इसका इस्तेमाल करके, विधायी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद जो है वो क्या करेगा, कानून का निर्माण करेगा, विधि का निर्माण, मतलब कि फ्रेमिंग ए लॉ या टू लेजिस्लेट ए लॉ, ठीक है। और जो संविधायी शक्ति है ये संसद को है अनुच्छेद 368 में, यही संविधान ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि आपको अगर कोई चेंज करना है, जैसा कि चेंज करना है, क्यों चेंज करना है बताइए, अभी हमने आपको बताया क्या कि यह क्या है, एक जीवंत दस्तावेज है, जीवंत दस्तावेज मतलब लिविंग डॉक्यूमेंट है, ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। तो जैसे जैसे समाज का क्या होगा, एक इवोल्यूशन होगा, वैसे वैसे, और इसके साथ साथ संविधान की एक और क्या हमने विशेषता बताई आपको, ये नम्य और अनम्य है, मतलब एक जुडिशियस मिक्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, इन दोनों में क्या है, ये दोनों में आपको एक नम्यता और अनम्यता। तो अब अगर ये रिजिड डॉक्यूमेंट होता कि नहीं साहब जो 1950 में लिख दिया गया है, जो 26 जनवरी 1950 को जो हमारा इंप्लीमेंट है उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं, तो क्या हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि जब तक आपके विचारों में एक प्रवाह नहीं होगा तो ये संकीर्णता आ जाएगी, संकीर्णता मतलब नैरोनेस, है ना, शैलोनेस जिसको कहते हैं आपको, संकीर्णता, और क्या हो जाएगा, छिछलापन जिसको कहते हैं। इसमें क्या है कि एक वाइडर अप्रोच हो गया, मतलब आपके विचारों में क्या हो गया, एक प्रवाह है कि जैसे जैसे समाज का इवोल्यूशन होगा वैसे वैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसमें भी अगर जरूरत पड़े तो ये आपको स्कोप दे रहा है कि आप उसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, समझ में आना है। और समाज में और कोई भी चेंजेज अगर है, मान लीजिए सामाजिक तौर पे, तो उसको क्या, जैसे कोई सोशल लेजिस्लेशन जो है,
सामाजिक तौर पे आपको क्या करना है, कोई एक विधि बनाना है, इसको सोशल लेजिस्लेशन आप कहते हैं। आगे आप लोग पढ़िएगा सोशियोलॉजी या सोशल रिफॉर्म वगैरह पढ़िएगा। जैसे समाज में अगर कोई कुरीति है तो उस कुरीति को हटाने के लिए भी कई बार क्या होता है, विधि बनाना पड़ता है। ठीक है, वैसे ही जैसे कि शासन प्रणाली और गवर्नेंस को ये गाइड किया, हमने बताया कि समाज को भी क्या दे रहा है, ये एक दिशा निर्देश दे रहा है। ठीक उसी तरह ये इसमें ये भी स्कोप है कि अगर परिवर्तन किया जाए और संविधान में कोई भी परिवर्तन जो करते हैं, कोई भी चेंज करेंगे, दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट। ठीक है, अब नम्यता और अनम्यता का मतलब है कि कुछ ऐसे अमेंडमेंट होते हैं जिसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती है। जैसे अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 169, है ना। कुछ अनुच्छेद ऐसे होते हैं जैसे कि उसमें आपको क्या कहते हैं, आपको उसमें सामान्य जिसको कहते हैं कि सिंपल मेजोरिटी, है ना। ठीक है, जैसे उसमें क्या है कि आपको सिंपल मेजोरिटी, जैसे अनुच्छेद 2, 3, 4, 169, ये सब जो है ना, इसमें आपको क्या कर सकते हैं कि आपको इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। मतलब अनुच्छेद 368 के तहत उसमें क्या करना है, ये अमेंड करने की आवश्यकता नहीं है, ये नॉर्मल जो है उससे भी। और कोई भी चेंजेज आप संविधान में करते हैं तो क्या कहलाता है, संशोधन। तो ये नम्यता और अनम्यता का क्या हो गया, एक आपका एक काफी एक हमारी क्या हो गई, एक सैलिएंट फीचर्स इस कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया, एक प्रमुख विशेषता हो गया इस हमारे एक संविधान का। तो अब इसको समझिए कि अनुच्छेद 368 के तहत विधायी शक्ति जो है, जैसे संसद को एक विधायी शक्ति होता है, तो अब संसद जो है इसकी जो परिकल्पना है वो अनुच्छेद 79 है, 79 में, अनुच्छेद 79 ये कहता है कि भारत का एक क्या होगा, एक संघीय विधायिका होगी जिसमें हाउस ऑफ द पीपल मतलब कि लोकसभा, काउंसिल ऑफ द स्टेट मतलब राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति, इन तीनों को कह के क्या कहेंगे, भारत की संसद। स्पष्ट है, कोई डाउट नहीं अभी तक। तो अब अनुच्छेद 368 में वही संसद को ये अधिकार दिया गया है कि अगर संविधान में कोई चेंजेज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर इसको कहते हैं, मतलब संविधायी शक्ति, आप कोई परिवर्तन कर सकते हैं। किसको, लेजिस्लेचर को, ये भारत की संसद को दे दिया। और लेजिस्लेटिव पावर तो होता ही है, मतलब कि वो अपने जैसे कि ये संघ सूची यूनियन लिस्ट है, उससे संबंधित कोई भी अगर कानून है उसको क्या कर सकता है, पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेट कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही कंकरेंट लिस्ट के कोई सब्जेक्ट है उसको लेजिस्लेट कर सकता है। कुछ रेसिड्यूरी पावर में कुछ ऐसे लिस्ट है जो एक ऐसे कुछ ऐसे आपके मान लीजिए विषय है जो इन तीनों में किसी लिस्ट में नहीं है, जैसे न संघ सूची में है, न राज्य सूची में है, न समवर्ती सूची में है, उस पर भी ये क्या कर सकता है, लेजिस्लेट कर सकता है। या किसी एक राज्य की अगर मान लीजिए कि वो विधानसभा कहे कि इस विषय पे आप लेजिस्लेट कीजिए कोई को, इस शक्ति को कहा गया विधायी शक्ति। और संविधान में कोई परिवर्तन करना है तो उसको क्या बोले, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, ये संविधायी शक्ति। ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई चेंज नहीं। अब जो आया प्रस्तावना में ये बात कि जो संविधान की प्रस्तावना है, जैसा कि हमने ये क्या बताया आपको कि अनुच्छेद कितने थे उस समय, 395, 22 भाग थे। ठीक है, तो फिर ये आया कि क्या संविधान की जो प्रस्तावना है ये भाग है कि नहीं संविधान का, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, ये प्रश्न है। समझ में आ रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट है कि नहीं, ये जब समस्या आई तो अब इसमें ये सबसे पहले जैसे कि बहुत सारे
केसेस हैं इसमें। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, फिर आगे चल के आया एक बेरूवाड़ी मामला, ठीक है। फिर और था गोलकनाथ केस, आ रहे हैं गोलकनाथ मामला। ठीक है। अब इसमें यह बताया गया कि अंतर्निहित जो है प्रस्तावना जो है, इसमें आपके जो भी लक्ष्य हैं, संवैधानिक लक्ष्य, ये इसमें अंतर्निहित। बेरूवाड़ी मामला जो था 60 में, इसमें यह बताया गया कि ये जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या है, आपके संविधान का क्या है, एक पार्ट नहीं है। तो संविधान का पार्ट नहीं है, तो क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसलिए इसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। क्लियर है? इसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब इसके बाद से जब आया, फिर आगे ये बेरूवाड़ी मामला के बाद से फिर वही जो आप कह रहे हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973। ये बहुत ही फेमस जजमेंट था। इसमें यह बताया गया था कि ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक आधारभूत संकल्पना, आधारभूत संकल्पना कहिए, आधारभूत संरचना कहिए, बेसिक स्ट्रक्चर, इसकी क्या हुई, ये व्याख्या निकल कर आई। बेसिक स्ट्रक्चर, इवन दो द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट मेंशन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के संविधान में ये शब्द जो है ये नहीं है, कहीं नहीं मतलब मेंशन है। लेकिन इसमें जो न्यायालय ने क्या किया, ये विवेचना किया कि आप जो है अमेंड कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं संविधान के किसी भी भाग में, आप इवन प्रियम्बल में भी क्या कर सकते हैं, आप संशोधन कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रहे, ध्यान रहे कि आप जो संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है, इसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब देखिए कि इसमें कोई आप बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यहां हमने आपको क्या बताया कि जो भारत की संसद है, इसको संविधायी शक्ति है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, और इसी संसद को यही कॉन्स्टिट्यूशन क्या पावर देता है, लेजिस्लेटिव पावर। तो द सेम कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडिंग लेजिस्लेटिव पावर टू द पार्लियामेंट, द सेम कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 is providing constituent power to the parliament of India। यही इसको क्या दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर दे रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का क्या मतलब हो गया कि ये संविधान से आपको कोई चेंजेस करना है तो आप परिवर्तन करें। अब समझ में आ रहा है, यहाँ कोई आप लोगों को विरोधाभास दिखाई दे रहा है? विरोधाभास मतलब कोई कॉन्ट्राडिक्शन? हाँ हाँ, नहीं वो पार्ट नहीं है, ये बोला गया, ये पार्ट नहीं है। बेसिस ये था कि जैसे कि मान लीजिए अगर पार्ट है तो किस पार्ट में है, जैसे कि अब आपको बताया ना मैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन जब इसमें बनाया गया था, लिखा गया था 395 आर्टिकल और 22 पार्ट, तो आउट ऑफ 22 पार्ट किस पार्ट में प्रस्तावना है, किसी पार्ट में नहीं। तो अब जब किसी पार्ट में नहीं है तो आप इसको कैसे आप अमेंड कर सकते हैं? हाँ, मेंशन नहीं, जैसे कि भाग एक, तो भाग एक क्या कहता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, है ना, संघ और इसके प्रक्षेत्र जो है। फिर पार्ट 2 कहता है नागरिकता के विषय में, 3 बोलता है आपके मूल अधिकार के बारे में, एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये किसी पार्ट में नहीं है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट और अपनी ही जजमेंट को वो क्या किया,
फिर उसके बाद से वो पेश कर दिया, उसको खारिज कर दिया। अब देखिए, ये न्यायपालिका को ये अधिकार जो है यही कॉन्स्टिट्यूशन देता है, किस चीज के लिए, कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, संवैधानिक वैधता, और संवैधानिक रूप से वो वैध है कि नहीं ये कौन तय करेगा, ये आपको जुडिशरी तय करेगा। और उसको ये अधिकार भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है, ये उसको शक्ति देता है, क्या, कि आप अपने ही जो डिसीजन है, जो निर्णय लिए हैं, इस निर्णय को क्या कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं। आप लोग आगे पढ़िएगा जब सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर, उसमें देखिएगा ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी होता है, इसको अभिलेख न्यायालय बोलते हैं। अभिलेख न्यायालय का मतलब हो गया कि जो उसके निर्णय होते हैं उसको आप, उसकी क्या है, एक एविडेंशियरी वैल्यू है, मतलब कि आप उनके इन निर्णयों का उल्लेख जो है कहीं और कर सकते हैं, किस आधार पे, तो किया एक सबूत के तौर पे, मतलब उसकी एक एविडेंशियरी वैल्यू हो गई, है ना। ठीक वैसे ही कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर उनके किसी भी निर्णय का अगर आप क्या कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक आपको उसके दंड के भागी हो जाएंगे। ठीक वैसे ही कि अपने ही निर्णय को वो क्या कर सकता है, पलट सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये। तो अब भाग नहीं है, तो यहाँ पे अब यहीं पे प्रश्न आया कि साहब एक तरफ आप कॉन्स्टिट्यूएंट पावर दे रहे हैं किसको, पार्लियामेंट को, दूसरे तरफ आप उसको लेजिस्लेटिव पावर तो है ही है, तो क्या इस संविधायी शक्ति का इस्तेमाल करके भारत की संसद कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज करे, किसी भी अनुच्छेद को कर सकता है, और किसी भी अनुच्छेद के साथ साथ भारत की प्रस्तावना को भी कर सकता है। तभी तो अगर प्रस्तावना को अगर अमेंड नहीं कर पाते, तो जो 42वें संविधान संशोधन जो था 1976, इसमें कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए, हाँ, समाजवादी, अखंडता और अंतर्निरपेक्ष। तो अगर ऐसा नहीं होता तो आप कैसे कर सकते थे, क्योंकि आपने क्या किया, चेंज किया, तो चेंज किया तो संशोधन, जो अमेंडमेंट आपका है वो आपने किया। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कैसे किया, अब इसमें यह है कि आप इसमें परिवर्तन तो कर ही सकते हैं, संशोधन तो कर ही सकते हैं। तो अब इसमें था कि पार्लियामेंट को जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूएंट पावर जो है वो अनलिमिटेड है, मतलब असीमित, संविधायी शक्ति, समझ में आ रहा है। तो ये किस एक्सटेंड तक, किस सीमा तक, मतलब कि संशोधन की सीमा क्या होगी, ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन बी अमेंडेड। समझ में आ रहा है ये, कि अब ऐसा तो नहीं है कि भाई भारत की संसद अगर है उसको संशोधन का अधिकार आप दे रहे हैं अनुच्छेद 368 में, तो वो किसी भी एक्सटेंट तक जाके वो क्या करे, वो संशोधन कर सकता है, क्या ये है। तो यही केशवानंद भारती केस में कहा गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना जो है, ये आप नहीं छेड़छाड़ कर सकते। समझ में आ रही है। तो आप कोई भी परिवर्तन कीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी को नहीं आपत्ति है, कॉन्स्टिट्यूशन को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वही कॉन्स्टिट्यूशन आपको शक्ति दे रहा है। ठीक है, तो अब संसद में पार्लियामेंट को ये क्या, टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन बी अमेंडेड, है ना, किस एक्सटेंट तक आप कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। तो संसद को शक्ति किसने दिया, संविधान में, वो अथॉरिटी वहां से डिराइव करता है। देखो, संसद को तो शक्ति दे रहा है भारत का संविधान, तो वही शक्ति जो है, और किसी भी ऑर्गन को, अभी हमने पढ़ा क्या,
कि जो शासन प्रणाली के जो 3 ऑर्गन है कौन कौन से, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये क्या है, संसद क्या हो गई, विधायिका। तो इसको अनलिमिटेड पावर नहीं दे सकता है, असीमित पावर नहीं दे सकता है, पूर्ण रूप से किसी को क्या है, एब्सोल्यूट पावर नहीं है। तो जब एब्सोल्यूट पावर किसी को नहीं है तो पार्लियामेंट को ये जो अधिकार दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। तो पार्लियामेंट विथ इट्स लिमिटेड पावर कैन नॉट ग्रांट इटसेल्फ अनलिमिटेड पावर। समझ में आ रहा है? तो ये जो संसद की जो सीमित शक्ति है, इसका उपयोग करके संसद स्वयं को असीमित शक्ति नहीं प्रदान कर सकता। समझ में आया, नहीं समझ में आया? पार्लियामेंट को क्या हो गया, किसी को भी हम लोग क्या कह रहे हैं कि आपको अनलिमिटेड पावर किसी को नहीं, अनलिमिटेड पावर देंगे तो क्या हो जाएगा, शासन सत्ता आपको क्या हो जाएगी, निरंकुश हो जाएगी, कोई कंट्रोल नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, है ना। तो सबकी शक्तियों का सीमांकन करता है कौन, करता है कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही पावर दिया किसको, संसद को, कि संसद को ये पावर दे रहा है कि आप कानून तो बनाइए, विधि भी बनाइए, आपको एक संविधानिक शक्ति भी हम देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पावर, जिसका आप उपयोग करके क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पावर है ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया पार्लियामेंट को। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज ग्रांटेड पावर टू पार्लियामेंट, एंड पार्लियामेंट के पास जो ये शक्ति है वो क्या है, सीमित शक्ति, अनलिमिटेड पावर तो है नहीं। तो पार्लियामेंट कैन नॉट ग्रांट with its limited power itself unlimited power। तो इस सीमित शक्ति का उपयोग करके भारत की संसद स्वयं को असीमित शक्ति नहीं प्रदान कर सकती। स्पष्ट है यहां तक? इसीलिए जो नियंत्रण और संतुलन का आपका सिद्धांत है, तो अब संशोधन की सीमा क्या होगी, टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन बी अमेंडेड, है ना। पार्लियामेंट कैन अमेंड any part of the constitution, anywhere, any part of the constitution subject to basic structure, आधारभूत संरचना जो है, या जो आपकी क्या होगा, फाउंडिंग प्रिंसिपल्स, जो आपके फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जिनपे ये संविधान क्या है आपका टिका हुआ है, उस नींव को आप क्या कर सकते हैं, उसमें कोई आप परिवर्तन नहीं कर सकते। किसका, हम बता रहे हैं। हाँ, अब जैसे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे कि आप कह रहे हैं जो आधारभूत संरचना, इसको बोलते हैं, ये एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, इलस्ट्रेटिव, एग्जॉस्टिव नहीं है। इलस्ट्रेटिव का मतलब हो गया कि विवरणात्मक, है ना, विवरणात्मक मतलब इलस्ट्रेटिव लिस्ट, इलस्ट्रेटिव मतलब, और ये कैसे ये तय करे किया जाएगा, ये जो है इसके लिए उच्चतम न्यायालय जो आपका सुप्रीम कोर्ट है या जो जुडिशियरी, वो क्या कर रहा है इसके लिए, इसको केसेस बाय केसेस से सीरीज ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, है ना, जो न्यायालयिक उसके साथ क्या करेगा, वो विवेचना करेगा उसकी, है ना। जुडिशियल जो है उसका क्या करेगा, जैसे आपको आगे भी पढ़िएगा आप लोग, जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनर्विलोकन, ऐसे ही ये क्या कर रहा है, इसका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, सीरीज ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है। उसके बाद से ये क्या कर रहा है, तो ये विवरणात्मक मतलब इलिस्ट्रेटिव लिस्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स हम दे दिए आपको 10, यही बेसिक स्ट्रक्चर, समझ में, क्योंकि अगेन ये क्या है, इटसेल्फ इज ए डिबेटेबल। डिबेटेबल का मतलब क्या है, कि डिबेटेबल का मतलब ये नहीं कि वाद विवाद वाला डिबेटेबल, डिबेट मतलब क्या, कि इस पे चर्चा, परिचर्चा, और ये क्या है, जैसे जैसे इवॉल्व, जैसे बोले ना कि सोसाइटी जैसे इवॉल्व कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन भी आपका वैसे ही इवॉल्व करेगा। तो ठीक वैसे ही कि जो आपके फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के, जिनपे ये संविधान टिका हुआ है, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है?
तो ये कैसे है, इसके बारे में विषय में बताया जाएगा। तो जैसे कि 3 4 5 चीजें, जैसे कि क्यों लोक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट जैसे है, जैसे कि पंथ निरपेक्षता सेकुलरिज्म, इसके विषय में कहा गया क्या कि ये आपका एक फाउंडिंग प्रिंसिपल हो गया। ठीक वैसे ही जैसे कि एक वेलफेयर स्टेट हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर्स हो गया, है ना, ये सब क्या है आपके, जैसे कि आपका ये रिपब्लिक। अब इसमें है कि आर्टिकल 368 वो अपने आप में भी क्या है, वो भी एक आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। जुडिशियल रिव्यू, ये सब क्या, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, समझ में आ गया। तो जैसे कि आधारभूत संरचना, तो ये क्लियर हो गया। तो संसद को ये क्या बताया गया, क्या इस प्रस्तावना में कि आप इसमें चेंज कर सकते हैं। फिर आगे आया एसआर मुंबई केस, उसमें ये बता दिया गया फाइनली कि ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो केसेस हैं उसमें क्या है, और जो लैंडमार्क आपको जो जजमेंट है ना, बस आपको उतना ही जानना है ना, बहुत ज्यादा उसके इन डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, जो लैंडमार्क जजमेंट, ठीक है, और उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए, इसी के विषय में आपको ये जानना है। और इसको क्या करना है कॉन्सेप्चुअली, जैसे इसको आप मतलब ये अभी जो दो तीन अध्याय हैं, जैसे प्रस्तावना हो गया, आगे आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी हो गया, सिटीजनशिप हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, है ना। तो ये काफी जो है, इसको कॉन्सेप्चुअली एक बार आप जब समझ लीजिएगा, उसके बाद से इन वन गो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से आगे जो है चीज जो है वो समझ में आ जाएगी। यहां तक कोई प्रश्न आप लोग को, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपके फीचर्स क्या हो गए। तो अब इसमें देखिए, अब ये जो है आधारभूत संरचना, अब ये समझ में आ गया कि प्रस्तावना में भी परिवर्तन हो सकता है, संशोधन हो सकता है, लेकिन किस चीज पे नहीं होगा, आपके बेसिक स्ट्रक्चर को अगर आप अगर छेड़छाड़ कर रहे हैं तो ये नहीं एडमिसेबल है, इसको एडमिट नहीं किया जाएगा। इसके बाद से अब आप देखिए कि अब आपके संविधान में ये, और ये भी क्लियर हो गया कि ये नेचर ऑफ पॉलिटी को बताता है, आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है, डेट ऑफ एडॉप्शन बताता है 26 नवंबर 1949, इसीलिए 26 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आ जाइए, और उसके बाद आप देखिएगा तो एक संघात्मक, संघात्मक का क्या मतलब हो गया है, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स अलग चीज है। ये क्या कह रहा है कि संघात्मक मतलब है यूनिटरी, और परिसंघात्मक एक फेडरल। तो अब फेडरल वर्ड जो है या फेडरेशन जो है, ये भी आपके संविधान में नहीं है, ठीक है। तो अब है कि संविधान में फेडरल नहीं, हम लोग क्या है कि भारत क्या है, राज्यों का इंडिया, दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ये क्या है आपका अनुच्छेद 1 या फिर आर्टिकल, ठीक है। अब इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। अब देखिए ये राज्यों का समूह है। अब इसके साथ साथ आप ये देखिएगा कि जब आपके प्रस्तावना में एक और शब्द क्या है, एकता और अखंडता,
यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, मतलब एक तरफ क्या है, एकता और अखंडता। अब इसमें समझिए इस चीज को कि एक सांस्कृतिक तौर पे हम लोग क्या है, एक बहुत ओल्ड जो है क्या है, बहुत पुरानी एक हम लोग क्या है सिविलाइजेशन, मतलब सभ्यता है ना। तो अब जैसे कि कल्चर इज व्हाट वी आर एंड सिविलाइजेशन इज व्हाट वी है, संस्कृति वो है जो हम हैं और सभ्यता जो हमारे पास है। तो बहुत पुरानी हम लोग क्या है, सभ्यता है। अब जब बहुत पुरानी सभ्यता है और इसमें क्या है कि अखंडता, तो अब देखिए कि जैसे राज्यों का क्या है, एक ये संघ कह रहा है ना, ये आप एक कैसे समझिए कि राज्यों का एक समूह। तो भारत जो है ये राज्य, जैसे कि स्टेट ऑफ बिहार और स्टेट ऑफ झारखंड, तो पहले ये क्या होता था, एक ही बिहार होता था, इसमें से अलग जो है एक। तो ये जो स्टेट्स हैं, मतलब ये जो राज्य हैं, ये आपस में क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं, इनका विघटन हो सकता है। लेकिन जब भारत जब एक राष्ट्र के तौर पर बन जाएगा, इसका विघटन नहीं, इससे अलग नहीं हो सकता। तो इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल यूनिट्स। ये जो यूनिट्स हैं आपस में क्या हो सकते हैं, इनका विघटन होगा। तभी तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला, यूपी से आपका क्या निकला, उत्तराखंड निकला, यहां से बिहार से आपका क्या निकला, झारखंड जो है एक अलग प्रदेश निकला, है ना। तो इनका विघटन हो सकता है आपस में, लेकिन एक बार जब इंडिया बन गया तो वो क्या हो जाएगा, उसका विघटन नहीं होगा। तो अखंडता और एकता, तो अब इस तरह से जब आप देखिएगा तो फेडरेशन हमारे यहाँ क्या है, क्योंकि एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप। तो हम लोग क्या, एक अनूठा संविधान है, एक अनूठा एक हमने एक शासन प्रणाली बनाया है, मतलब एक यूनिक फीचर है। अब इसमें एकात्मकता भी है, मतलब कि यूनिटरी जिसको कहते हैं, और दूसरे तरफ क्या है कि एक परिसंघ की भी कल्पना हम लोग रख रहे हैं, एक फेडरेशन। इसीलिए इसके विषय में ये भी कहा जाता है, ये क्या है, अर्ध संघीय, क्वाजाई फेडरल। और जो जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट्स हैं, वो सारे पार्ट्स जो हैं एक तरह से आप देखिए क्या हो गया, वो फीचर हो गया किस चीज का, आपके इस फेडरेशन जिसको आप कह रहे हैं ना कि फेडरल। तो अब इसमें क्या है कि क्वाजाई फेडरल, अर्धसंघीय, ये केसी वियरे एक थे उनका। ठीक वैसे ही क्या है कि कुछ लोग कहते हैं क्या, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब क्या, सहकारी संघवाद, है ना। ठीक वैसे ही क्या, जैसे कि एक सिंगल सिटीजन से एकल नागरिकता, ऐसा नहीं है कि स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ एमपी, इनके लिए कोई दूसरी नागरिकता है और भारत के लिए क्या है, एक नागरिकता। ठीक है, एक ही नागरिकता है, वही क्या है, सबके लिए एप्लीकेबल है। अब इस चीज को समझिए कि हमारे यहाँ क्या एक विविधता में एकता, अगर सांस्कृतिक तौर पे देखें, भाषा के आधार पे देखें, तो एक इतना ज्यादा हमारे यहाँ क्या है, एक विविधता, एक डाइवर्सिटी है, जो शायद ही दुनिया में आपको कहीं मिले। जैसे कि अगर हम देखें स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ पंजाब और स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, जैसे मान लीजिए कोई आसाम का व्यक्ति है, नागालैंड का व्यक्ति है, और तीनों लोगों को एक साथ आप दिखाइए, आप इन तीनों में जो कॉमन अगर आप फीचर देखने जाइएगा, तो एक की लैंग्वेज अलग, खान पान अलग, वेशभूषा अलग, लेकिन इन सबको एक सूत्र में एक साथ जो बांध रहा है, वो बाइंडिंग फोर्स क्या है, यही कॉन्स्टिट्यूशन। आप क्या कॉमन पाइएगा, भाई पंजाबी लैंग्वेज है। इवन इन स्टेट ऑफ बिहार आप देखिएगा कि कई जो है विविध भाषा है, जैसे कि ब्रजिका है, मगही है, भोजपुरी है, मैथिली है, फिर डायलेक्ट्स उसमें बहुत सारे हैं। हर स्टेट्स में आप जाइएगा तो यहाँ इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, लेकिन इन सबको अगर आप देखिए तो आपको विधि का शासन होने के साथ साथ ये समाज को भी क्या दे रहा है, एक दिशा निर्देश दे रहा है। तो सबको एक सूत्र में बांध कौन रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज द बाइंडिंग फोर्स, समझ में आ रहा है।
तो जो हमारा जो एकता और अखंडता हम ये जो कह रहे हैं ना कि इंटीग्रिटी, और एट द सेम टाइम आप देखिएगा कि आपको अखंडता, संप्रभुता और इसको अक्षुण्ण करना, ये हर नागरिकों का क्या है, एक परम कर्तव्य, ये मूल कर्तव्य भी है। तो एक तरफ अगर आप देखिए कि संविधान की प्रस्तावना जो है, इस प्रस्तावना का आप अगर देखिए कि इसकी व्हाट इज द लीगल सैंक्टिटी जिसको कहते हैं ना, कि एक विधि के तौर पे या फिर क्या ये न्यायालय में या वैधिक रूप से ये प्रवर्तनीय है कि नहीं, जिसके से तो इसमें संशोधन भी आपने किया। संशोधन क्या करके हम लोगों ने किया, 42वां संशोधन एक चेंज हुआ जिसमें हमने 3 शब्दों को क्या किया, इंसर्ट किया इसमें, अंतर्निहित जिसमें। तो अब वो जो 3 जो वर्ड थे, ऐसा नहीं था कि हमारी अवधारणा में वैसा नहीं था, लेकिन इन 3 शब्दों को हमने क्या किया, एक उसमें इंसर्ट किया। और ये प्रस्तावना आपके मूल अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कैसे आप डायरेक्शन, जैसे कि जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी, वो क्या है, एक मूलभूत सिद्धांत है किस के लिए, शासन प्रणाली के लिए, काफी मौलिक वो चीजें होती हैं। इसकी विवेचना करने में ये संविधान की प्रस्तावना जो है, इसका एक बहुत अहम रोल है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो है, इसकी भूमिका जो है वो स्पष्ट हो जाती है इसकी विवेचना करने के लिए। तो एक देखिए कि शासन प्रणाली को भी ये दे रहा है, नागरिकों को भी दे रहा है, आपका स्वरूप कैसा होगा समाज का, आपके राष्ट्र का, ये भी आपको जो है संविधान की प्रस्तावना में ये अंतर्निहित है। इसीलिए इसको बोलते हैं दैट इट इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल इज ए की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है, संविधान की कुंजी है। ठीक, और क्या बोला जाता है प्रस्तावना, ये संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है। और क्या कहा जाता है, इट इज एन आइडेंटिटी कार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसका क्या हो गया, परिचय पत्र हो गया संविधान का। तो प्रियम्बल में जो निहित शब्द हैं, इनकी जो न्यायिक विवेचना या फिर इनकी शाब्दिक अगर आप विवेचना करें तो आप ये पाते हैं कि ये एक संविधान को, या जो हमारा जो संविधान का दर्शन है वो यहाँ से परिलक्षित होता है। और इसमें हर तरह का, जैसे कि जब भी आपको ऐसे समझिए कि आत्मा अगर है या फिर आपको अगर दिशा निर्देश वो दे रहा है, वो उसमें अंतर्निहित है। तो जब भी एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की स्थिति में है ना, जब आपकी शासन प्रणाली या फिर समाज के स्तर भी, तो आपको क्या करना है कि संविधान की प्रस्तावना को इसमें जो अंतर्निहित है कि क्या क्या ये जो शब्द हैं इनकी कैसी विवेचना और व्याख्या की है, इस दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और संविधान के भी विषय में हम लोगों ने देखा कि हमारे संविधान की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, एनी फर्दर क्वेश्चंस? कर सकते हैं, इंसर्ट जब कर सकते हैं तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन वही सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत जो संरचना है वो आप उसमें ये चेंजेस नहीं कर सकते, आप चेंज कर सकते। हाँ बिल्कुल कर सकता है ना, ये न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र है। नहीं, अब हम उस पर जो है न्यायपालिका किसी को अधिकार ये अधिक नहीं दे रहा है, ये क्या है, यही तो नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत है। हाँ, तो मान लीजिए फिर उसके बाद फिर संसद, नहीं हम बता रहे हैं, मान लीजिए फिर से संसद जो है फ्रेश कोई दूसरा लॉ लेजिस्लेट कर दे, तो आप जो बता रहे हैं वो क्या, एक कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है ना, कि अगर ये नहीं हो, ये क्या एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन, ऐसा नहीं है कि क्या है कि चेक्स एंड बैलेंसेस पे आपको ये चाहिए। ठीक है, इन फर्दर इन नेक्स्ट क्लास जो है इसमें हम लोग और डिटेल में ये पढ़ेंगे।